हेलो दोस्तों, आज हम आपको 12th क्लास सब्जेक्ट हिस्ट्री और चैप्टर का नाम है आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं 600 BC 600 AD यानी 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक का समय। दोस्तों, इस लेसन में हमने 14 क्वेश्चंस या टॉपिक लिए हैं, तो आइए समझते हुए चलते हैं कि एक टॉपिक या क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के काल को ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के काल को किन कारणों से परिवर्तनकारी काल माना जाता है। तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी का काल काफी महत्वपूर्ण काल है, क्योंकि इस काल के अंतर्गत अलग अलग घटनाएं हमें देखने को मिली। जैसे 16 महाजनपदों का उदय हुआ। 16 महाजनपदों के अंतर्गत वज्जी, कुरु, पांचाल, मगध, अश्मक, चैदी, अंग, मल जैसे महाजनपदों को शामिल करता है, तो इनको भरना अपना आप में एक महत्वपूर्ण घटना थी। नेक्स्ट, लोहे का उपयोग बढ़ा। लोहा एक महत्वपूर्ण धातु, मनुष्य द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा थी, परंतु तांबे के द्वारा मनुष्य ने औजार और हथियार इतने कुशल या विकसित ढंग से नहीं बनाए। परंतु जब लोहे का उपयोग बढ़ा तो मनुष्य कृषि संबंधी गतिविधियों में और सैनिक रूप से तरह तरह के हथियार बनाने में सक्षम हो गया। नेक्स्ट, सिक्कों का विकास हुआ। इस काल के अंतर्गत सिक्के यानी मुद्रा का तेजी से विकास हुआ और यह अर्थव्यवस्था को गति देने में काफी हद तक सहायक हुआ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही दो प्रमुख धर्म जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। जैन धर्म की स्थापना ऋषभदेव के द्वारा की गई, जैन धर्म में 24 तीर्थ कर रहे हैं, जबकि बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध के द्वारा की गई। दोस्तों, हमने पढ़ा ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के काल को किन कारणों से परिवर्तनकारी काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 महाजनपदों के अंतर्गत क्या क्या विशेषताएं देखने को मिली या उनका क्या स्वरूप था। 16 महाजनपद जो देश के अलग अलग भागों में मौजूद थे, वज्जी, कुरु, पांचाल, मगध, अश्मक, गांधार, अंग, मल। इन 16 महाजनपदों के अंतर्गत अश्मक दक्षिणी भारत में मौजूद था। इन महाजनपदों की कुछ विशेषताएं थी, जैसे महाजनपद आमतौर पर किलेबद्ध स्वरूप में होते थे, यानी किलेनुमा संरचना में महाजनपदों का रूप होता था और किले से चारों तरफ से घिरे होते थे, चार दीवार से वो घिरे होते थे। माना जाता है कि प्रत्येक महाजनपद की अपनी पृथक अलग राजधानी थी। गण संघ राज्यों में ओलिगोर्की यानी समूह शासन, नागरिक शासन, वरिष्ठ जन शासन करते थे। अलग अलग लोगों के समूह के द्वारा शासन को करना ही ओलिगोर्की के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, भूमि पर राजा का नियंत्रण होता था। महाजनपदों में भूमि का स्वामी राजा को माना जाता था, जिसके द्वारा भूमिदान जैसी प्रक्रियाएं संपन्न की जाती थी। लोगों से टैक्सेस वगैरह को, भू राजस्व को वसूला जाता था। 16 महाजनपदों में नौकरशाही ढांचा अधिकारी वर्ग का एक प्रभावशाली रूप देखने को मिला, जिन्होंने शासन कार्यों को काफी कुशल ढंग से संपन्न करने की कोशिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि 16 महाजनपदों में किन कारणों से मगध ताकतवर रूप में उभरकर सामने आया। मगध साम्राज्य वह साम्राज्य जिसके अंतर्गत 5 वंश देखने को मिले, जिनमें वृहदर्थ वंश, हर्यक वंश जिसे पितृहंता वंश कहते हैं, शिशुनाग वंश, नेक्स्ट नंद वंश, नेक्स्ट मौर्य वंश। मौर्य वंश जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई। दोस्तों, 16 महाजनपदों में मगध किन कारणों से ताकतवर रूप में उभरा, उसके लिए अलग अलग कारक थे, जैसे लोहे की खानों का प्रचुर मात्रा में होना, जिसके परिणाम स्वरूप मगध साम्राज्य में हथियारों का निर्माण काफी उच्च रूप में हुआ। योग्य शासक थे। अभी हमने आपको बताया कि मगध में 5 वंश देखने को मिले। लगभग सभी शासक प्रभावशाली रूप में थे और सभी शासकों ने अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए अलग अलग रणनीतियां अपनाई। जैसे हर्यक वंश के उद्यम द्वारा मगध की राजधानी पहले राजगीर थी, राजगीर से हटाकर पाटलिपुत्र को किया। इसी तरह मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार एंड सम्राट अशोक जैसे शासक आए। तो योग्य शासकों की वजह से भी 16 महाजनपदों में मगध ताकतवर रूप में उभरा। जंगली हाथियों का एक बड़ी मात्रा में मौजूद होना, जिन्हें सेना में शामिल किया गया, प्लस मगध की भौगोलिक स्थिति का स्वरूप, चारों ओर से पानी, नदियों से घिरा होना, इसके अलावा नदियां आवागमन का एक बेहतर साधन थे। तो इन सब का परिणाम था कि 16 महाजनपदों में
मगध को हमने ताकतवर रूप में उभरते हुए देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि मौर्य साम्राज्य का स्वरूप कब से कब तक रहा। तो मौर्य साम्राज्य का स्वरूप 323 बीसी से 187 बीसी तक देखने को मिला। मौर्य साम्राज्य को हम किन कारणों से महत्वपूर्ण मानते हैं। तो मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत अलग अलग विशेषताएं हमें देखने को मिली। यदि हम प्रशासन की बात करें, शासन का मुख्य आधार शासक वर्ग था। प्रशासन के अलग अलग रूप हमने देखे, केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, जिला प्रशासन, नगर एंड ग्राम प्रशासन। प्रशासन को इस तरह विभाजित किया गया था जिससे प्रशासन कार्य सरलता से हो करे। इसके अलावा तक्षशिला, उज्जैन, सुवर्णगिरी, तोषली, पाटलिपुत्र 5 प्रमुख केंद्र थे, जिनमें पाटलिपुत्र राजधानी के रूप में थी। यदि मौर्य साम्राज्य में सैन्य प्रशासन के रूप को देखें तो 6,90,000 के करीब सेना थी, जिसमें घुड़सवार, पैदल सेना और अलग अलग आधार बने हुए थे। सैन्य प्रशासन को संभालने के लिए 6 उप समितियां बनाई गई थी। यदि मौर्य साम्राज्य में समाज की बात करें तो समाज पितृसत्तात्मक आधार पर था। इसके अलावा वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की व्यवस्था यहाँ बनी हुई थी। स्थापत्य के अंतर्गत अलग अलग बिल्डिंग्स बनाई गई, जिनमें पाटलिपुत्र के अवशेष देखे जा सकते हैं, जबकि इसके अलावा स्तूपों का निर्माण अलग अलग स्वरूपों में किया गया। शिल्प कला के अंतर्गत मूर्तियां उच्च रूप में बनाई गई। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य अपने आप में एक महत्वपूर्ण साम्राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या है धम्म सिद्धांत। तो धम्म सिद्धांत वह सिद्धांत है जिसे सम्राट अशोक द्वारा दिया गया। सम्राट अशोक 261 बीसी यानी 261 बीसी बिफोर क्राइस्ट में कलिंग युद्ध में होने वाली भयंकर तबाही को देखकर सम्राट अशोक ने बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के कहने पर बौद्ध धर्म को अपनाया। हम बात कर रहे हैं धम्म सिद्धांत। धम्म सिद्धांत वह सिद्धांत है जिसे सम्राट अशोक द्वारा दिया गया। कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के कहने पर सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध धर्म को अपनाया गया। बौद्ध धर्म का दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में विस्तार किया गया। इसके पश्चात सम्राट अशोक ने अलग अलग धर्मों के सार को लेते हुए इंसानियत नैतिकता को बेस बनाते हुए अपनी तरफ से एक सिद्धांत दिया जिसे हम धम्म के नाम से जानते हैं। धम्म सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत था। हम कह सकते हैं सभी धर्मों का सार था, जिसके अंतर्गत सम्राट अशोक ने सभी धर्मों की कदर की, सभी धर्मों का सम्मान किया। बौद्ध धर्म में को अपनाने के बावजूद भी अन्य धर्मों के प्रति उसने बेहतर रूप अपनाए रखा। इसके अलावा नैतिक सिद्धांतों को चारों ओर प्रचलित करने का काम किया। देश के अलग अलग भागों में शिलालेख खुदवाए जिन पर धम्म सिद्धांत को अंकित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी के स्रोत। मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था, क्या स्वरूप था, इसके बारे में जानकारी देने वाले अलग अलग स्रोत हमारे सामने मौजूद है। जैसे कौटिल्य, चाणक्य दूसरा नाम, चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे जिनके माध्यम से मौर्य वंश की स्थापना हुई। उन कौटिल्य चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र ग्रंथ का निर्माण किया गया, जो राजनीति प्रशासन को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। दोस्तों जब अर्थशास्त्र बुक को ग्रंथ को हम पढ़ते हैं तो हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। इसी तरह मैगस्थनीज यूनानी यात्री, उन्होंने भारत के संदर्भ में इंडिका पुस्तक लिखी जिससे हमें भारत के बारे में जानकारी मिलती है। इसी तरह जैन धर्म ग्रंथ कल्पसूत्र, बौद्ध धर्म ग्रंथ दीपवंश, महावंश, महाबोधि वंश आदि भी हमें मौर्य साम्राज्य का ज्ञान कराते हैं, वहां की आर्थिक सामाजिक प्रशासन की स्थिति का ज्ञान कराते हैं। इसके अलावा अलग अलग भवन और स्मारक जिनमें हम स्तूपों की संरचना आदि को शामिल करते हैं, पाटलिपुत्र नगर के अवशेष, इनसे भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही सम्राट अशोक के द्वारा बनवाए गए 14 शिलालेख जिनसे हमें मौर्य साम्राज्य का काफी ज्ञान। दोस्तों हमने पढ़ा मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी के स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि उत्तर मौर्य काल यानी मौर्य काल के पश्चात राजधर्म के नवीन सिद्धांत। मौर्य काल के पश्चात शासक वर्ग ने अपने आप को ताकतवर रूप देने के लिए, जनता की नजरों में अपनी इमेज को ऊंचा उठाने के लिए क्या प्रमुख रणनीतियां अपनाई। तो उत्तर मौर्य काल के अंतर्गत
अलग अलग शासक वर्गों द्वारा तरह तरह के तरीके अपनाए गए, जिन्हें हम राजधर्म के नवीन सिद्धांतों के नाम से जानते हैं। राजधर्म के नवीन सिद्धांतों में अलग अलग रणनीति अपनाई गई, तरीके अपनाए गए, जैसे दैविक राजा की उपाधि धारण करना, या राजपुत्र या देवपुत्र की उपाधि धारण करना, ताकि जनता में उनका सम्मान स्थान ऊंचा हो सके। जैसे कि कुषाण शासकों द्वारा देवपुत्र की उपाधि धारण की गई। नेक्स्ट, कवियों से, लेखकों से प्रशंसा कराना। उदाहरण स्वरूप हरिशैन जो समुद्रगुप्त के राजदरबारी कवि थे, उन्होंने पर्याग प्रशस्ति इलाहाबाद लेख लिखा, जिसमें समुद्रगुप्त की प्रशंसा की गई है। ओके, इसके अलावा सिक्कों पर तरह तरह अपने चित्रों को बनवाया गया। साथ ही शासक वर्ग ने विशाल मूर्तियों का निर्माण कराया, ताकि जनता में उनका स्थान उच्च हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, गंध तिंदु जातक कथा क्या है? तो गंध तिंदु जातक कथा बौद्ध धर्म से संबंधित, जिसमें शासक वर्ग और जनता के बीच संबंधों का उल्लेख किया गया। बताया गया कि शासक किस तरह जनता पर अत्याचार करते थे, परिणाम स्वरूप शासक और जनता के बीच में तनावपूर्ण संबंध बने रहते थे। नेक्स्ट, आरंभिक समय में भूमि दान। भूमि दान वह स्थिति जिसके अनुसार शासक वर्ग आम जनता को, ब्राह्मण वर्ग को, अधिकारी वर्ग को भूमि का दान प्रदान करते थे। उदाहरण स्वरूप प्रभावती गुप्त के बारे में हमें साक्ष्य मिलता है कि उन्होंने भूमिदान को एक बड़े पैमाने पर किया। इसके अलावा अलग अलग शासकों ने अपने अपने अनुसार भूमिदान की रणनीति अपनाई। तो भूमिदान के लिए शासक वर्ग के अलग अलग उद्देश्य होते थे, जैसे कृषि को नए क्षेत्रों में स्थानांतरित करना। शासक वर्ग चाहता था कि कृषि क्षेत्र का विस्तार हो, तो इसके लिए भूमि दान देने का तरीका अपनाया गया। जब भूमि को दान दी गई दूसरे पर्सन को या संस्था को, तो उनके द्वारा उस क्षेत्र में किसी कार्य को संपन्न किया जाता था। इसके अलावा शक्ति के प्रदर्शन के लिए, शक्ति आडंबर के लिए भी भूमि का दान देने का तरीका अपनाया गया। साथ ही अपने समर्थकों की संख्या बढ़ाने के लिए जिन लोगों को भी शासक वर्ग भूमि दान देता था, वह शासक के समर्थक बन जाते थे। इसके अलावा धार्मिक आधार, पुण्य कमाने के लिए, धार्मिक दृष्टि से अपने को उच्च दिखाने के लिए धार्मिक संस्थाओं को, ब्राह्मण वर्ग को शासक वर्ग द्वारा उच्च रूप में भूमि दान दिया गया। तो दोस्तों हमने पढ़ा आरंभिक समय में भूमि दान का स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरंभिक समय में उपज बढ़ाने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए गए? उपज यानी कृषि पद्धति को विकसित करने के लिए शासक वर्ग ने भी प्रयास किए, तो आम जनता ने भी अपने अपने अनुसार प्रयासों को संपन्न किया। पर्वतीय क्षेत्रों में कुदाल का प्रयोग किया गया। इसके अलावा मैदानी क्षेत्रों में लोहे के फाल वाले हल का उपयोग किया गया। साथ ही कुएं, तालाबों, नहरों आदि को सिंचाई का माध्यम बनाते हुए कृषि पद्धति को विकसित करने की कोशिश की गई। तो दोस्तों हमने पढ़ा उपज बढ़ाने के अलग अलग तरीके। नेक्स्ट, ग्रामीण समाज में विभिन्नता। क्या ग्रामीण समाज एक जैसे स्वरूप में था? दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि समाज में शुरू से ही आर्थिक सामाजिक विभिन्नताएं रही हैं। यह अलग बात है, समय समय पर उनका स्वरूप अलग अलग रहा। प्राचीन काल में भी ग्रामीण समाज में विभिन्नता थी। जैसे गृहपति शब्द का उपयोग छोटे किसानों, छोटे जमींदारों के लिए किया जाता था, जबकि बैलालाल शब्द का उपयोग बड़े जमींदारों के लिए, उलवर शब्द का उपयोग हलवाई आदि के रूप में किया जाता था। हम कह सकते हैं कि ग्रामीण समाज में आर्थिक आधार पर भी विभिन्नता थी, सामाजिक आधार पर भी, क्योंकि वर्ण व्यवस्था का स्वरूप प्रचलन में था। नेक्स्ट, आरंभिक समय में व्यापार का स्वरूप। तो आरंभिक समय में व्यापार गतिविधि उच्च रूप में थी। श्रेणी नाम उत्पादकों और व्यापारियों के समूह के लिए किया गया, जबकि तमिल भाषा में व्यापारी वर्ग के लिए मसत थुवन और प्राकृत भाषा में सतत वाह शब्द का उपयोग किया गया। भारत द्वारा काली मिर्च, मसाले, कपड़ों को दुनिया के अलग अलग देशों में भेजा जाता था। उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, चीन, दक्षिण पूर्वी एशिया एंड रोम जैसे देशों में भारतीय उत्पाद काफी उच्च रूप में प्रसिद्ध है। पहला क्वेश्चन हमारे सामने, सिक्कों का स्वरूप। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र के नाम से जानते हैं। भारत में सबसे पहले सिक्के जारी करने का काम हिंदू यूनानी शासकों ने किया, जबकि सोने सिक्कों को जारी करने का काम कुषाण शासकों ने किया। गुप्त शासकों ने भी सोने के सिक्के शुद्ध रूप में जारी किए। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रीय शासकों ने भी अपने अपने अनुसार सिक्कों को जारी किया।
6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद सिक्कों का मिलना कम हो चुका। दक्षिणी भारत के अलग अलग क्षेत्रों में भी हमें सोने के सिक्के मिले हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि हमारा रोमन साम्राज्य और अलग अलग साम्राज्यों से संबंध बना हुआ था, क्योंकि दक्षिणी भारत में रोमन सिक्के पाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि क्या है अभिलेख। ताड़पत्र, ताम्रपत्र, पत्थरों आदि पर लिखे राजा के आदेशों आज्ञाओं को ही हम अभिलेख के नाम से जानते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को हम एपिग्राफी का नाम देते हैं। सम्राट अशोक के द्वारा जो अभिलेख बनवाए गए अभिलेख 4 लिपियों में है, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एंड अरमाइक। जेम्स प्रिंसेप द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे 1838 में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का उन्होंने अर्थ खोजा और बताया पियदर्शी, मनोहर मुख वाला और देवनाम प्रिय, देवताओं का प्रिय शब्दों का इस्तेमाल सम्राट अशोक के लिए किया गया है। तो हम पढ़ते हैं अभिलेख साक्ष्य की क्या सीमाएं हैं। अभिलेख जो देश के अलग अलग भागों में उच्च रूप में मौजूद हैं, पुरातत्वविद इतिहासकारों को कभी कभी उनका अध्ययन करने में कुछ समस्याएं आती, जैसे हल्के अक्षरों का होना। अभिलेख पर जो अक्षर है वो अक्सर हल्के स्वरूप में है, तो ये भी उनके सामने एक बड़ी समस्या है। नेक्स्ट शब्दों के वास्तविक अर्थ को लेकर कि अभिलेखों में जो शब्द लिखे हुए उनका वास्तविक अर्थ क्या है क्या नहीं, इसे लेकर भी पुरातत्वविद के सामने एक बड़ी समस्या है। अभिलेखों का एक बड़ा दोष यह है कि उनके माध्यम से हमें राजनीतिक आर्थिक स्थिति का सही रूप में ज्ञान नहीं हो पाता, आम जनता के बारे में सही जानकारी नहीं मिल पाती। तो दोस्तों ये था अभिलेख साक्ष्य की सीमा। दोस्तों आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं 600 BC-600 AD चैप्टर आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।